नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 मनोविज्ञान चैप्टर 2 आत्म एवं व्यक्तित्व पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, आत्म क्या है? आत्म की भारतीय अवधारणा पश्चात अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, भारतीय संस्कृति संदर्भ में आत्म का विश्लेषण अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को स्पष्ट करता है जो पश्चात संस्कृति संदर्भ में पाए जाने वाले पक्षों से भिन्न होते हैं। भारतीय और पश्चात अवधारणाओं के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर इस तथ्य को लेकर है कि आत्म और दूसरे अन्य के बीच किस प्रकार से सीमा रेखा निर्धारित की गई है। पश्चात अवधारणा में यह सीमा रेखा अपेक्षाकृत स्थिर और दृढ़ प्रतीत होती है। दूसरी तरफ भारतीय अवधारणा में आत्मा और अन्य की मध्य सीमा रेखा स्थिर न होकर परिवर्तनीय प्रकृति की बताई गई है। इस प्रकार एक क्षण में व्यक्ति का आत्मा अन्य सब कुछ को अनेक अपने में अंतर्निहित करता हुआ ब्रह्मांड में विलीन होता हुआ प्रतीत होता है, किंतु दूसरे क्षण में आत्मा अन्य सबसे पूर्णतः विनिवर्तित होकर व्यक्तिगत हाथ में उदाहरणार्थ हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता एवं लक्ष्य पर केंद्रित होता हुआ प्रतीत होता है। पश्चात अवधारणा आत्मा और अन्य मनुष्य और प्राकृतिक तथा आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठ के मध्य स्पष्ट विभाजन करती हुई प्रतीत होती है। पश्चात संस्कृति में आत्मा और समूह को स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमा रेखाओं के साथ दो भिन्न इकाइयों के रूप में स्वीकार किया गया है। व्यक्ति समूह का सदस्य होते हुए भी अपने व्यक्ति का बनाए रखना है बनाए रखता है। भारतीय संस्कृति में आत्मा को व्यक्ति के अपने समूह से पृथक नहीं किया जा सकता है, बल्कि दोनों सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के साथ बने रहते हैं। दूसरी तरफ पश्चात संस्कृति में दोनों के बीच एक दूरी बनी रहती है। यही कारण है कि अनेक पश्चात संस्कृतियों का प्रतिवादी प्रतिवादी और अनेक एशियाई संस्कृतियों का सामूहिकतावादी संस्कृति के रूप में विश्लेषणकरण किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, परितोषण के विलंब से क्या तात्पर्य है? इसे क्यों वयस्कों के विकास के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है? अथवा आत्म नियमन पर संक्षेप में एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर, आत्म नियमन का तात्पर्य हमारे अपने व्यवहार को संगठित और विक्षण या मॉनिटर करने की योग्यता से है। जिन जिन लोगों ने में वाह पर्यावरण की मांगों के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, वह आत्म परिवीक्षण में उच्च होते हैं। जीवन की कोई स्थितियों में स्थितिपरक दवाइयों के प्रति प्रतिरोध और स्वयं पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यह संभव होता है उस चीज के द्वारा जिसे हम समानता संकल्प शक्ति के रूप में जानते हैं। मनुष्य रूप में हम जिस तरह भी चाहें अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। हम प्राय अपनी कुछ आवश्यकताओं की संतुष्टि को विलंबित अथवा अस्थायी अस्था स्थगित कर देते हैं। आवश्यकताओं के परिशो परितूषण को विल विलंबित अथवा आस्थगित करने के व्यवहार को सोखना ही आत्मनियंत्रण कहा जाता है। दीर्घावधि लक्ष्यों की संप्राप्ति में आत्मनियंत्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संस्कृति परंपराएं हमें कुछ ऐसे प्रभावी उपाय प्रदान करती हैं जिससे आत्मनियंत्रण का विकास होता है। प्रश्न नंबर 3, व्यक्तित्व को आप किस प्रकार परिभाषित करते हैं? व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? उत्तर, व्यक्तित्व शब्द प्राय हमारी दिनचर्या अथवा बातचीत में प्रकट होता है। व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना उस मुखौटे को कहते हैं जिसे अपनी मुख्य रूप रूपसज्जा को बदलने के लिए रोमन नाटकों में अभिनेता उपयोग में लाते थे। एक सामान्य जन के लिए व्यक्तित्व का तात्पर्य सामान्यतः व्यक्ति के शारीरिक एवं बाह्य रूप से होता है। मनोवैज्ञानिक शब्दों में व्यक्तित्व से तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। शब्द व्यक्तित्व इस अर्थ में अनन्य एवं सापेक्ष रूप से स्थिर गुणों से है जो एक समयावधि में विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति
के व्यवहार को विशिष्टता प्रदान करते हैं। व्यक्तियों के व्यवहारों में पाई जाने वाली भिन्नता तथा संगति को समझने के लिए और उसकी व्याख्या करने के लिए अनेक उपागम एवं सिद्धांत विकसित किए गए हैं। यह सिद्धांत मानव व्यवहार के विभिन्न मॉडलों पर आधारित है। प्रत्येक सिद्धांत व्यक्तिगत के कुछ पक्षों पर ही प्रकाश डालता है, सभी पक्षों पर नहीं। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के प्रारूप प्रारूप और विशेषक शील गुण उपागम के मध्य विभेद किया है। प्रारूप उपागम व्यक्ति के प्रेक्षित व्यवहारपरक विशेषताओं के कुछ व्यापक स्वरूपों का परीक्षण कर मानव व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है। इसके विपरीत विशेषक उपागम विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल देता है, जिसके आधार पर व्यक्ति और स्थिर रूपों में भिन्न होते हैं। अतः क्रियात्मक उपागम के अनुसार स्थितिपरक विशेषताएं हमारे व्यवहारों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रश्न नंबर 4, व्यक्तित्व का विशेषक उपासक क्या है? यह कैसे प्रारूप उपागम से भिन्न है? उत्तर, प्रारूप उपागम व्यक्ति के प्रेक्षित व्यवहारपरक विशेषताओं के कुछ व्यापक स्वरूपों का परीक्षण कर मानव व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है। प्रत्येक व्यवहार पर एक स्वरूप व्यक्तित्व के किसी एक प्रकार का इंगित करता है, जिसके अंतर्गत उस स्वयं की विहारपरक विशेषता की समानता के आधार पर व्यक्तियों को रखा जाता है। प्राचीन काल से ही लोगों को व्यक्तित्व के प्रारूपों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। ग्रीक चिकित्सक हिपोक्रेटस ने एक व्यक्तित्व का प्रारूप विज्ञान प्रस्तावित किया, जो फ्लैड और ह्यूमर पर आधारित है। उन्होंने लोगों को 4 प्रारूपों में वर्गीकृत किया है, जैसे उत्साही, श्लेष्मिक, विवादों तथा कोपशील। भारत में भी एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ रचक संहिता ने लोगों को वार, पित्त एवं कफ 3 वर्गों में 3 ह्यूमरल तत्वों, जिन्हें त्रिदोष कहते हैं, के आधार पर वर्गीकृत किया है। जबकि विशेषक उपागम मुख्य व्यक्तित्व के आधारभूत घटकों के वर्णन अथवा विशेषीकरण से संबंधित होता है। यह सिद्धांत व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल तत्व की खोज करते हैं। मनुष्य व्यापक रूप से मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताओं का प्रदर्शन करते हैं, फिर भी उनको व्यक्तित्व विश्लेषकों के लघु समूह में सम्मिलित किया सकता है। विशेषक उपागम हमारे दैनिक जीवन के सामान्य अनुभव के बहुत नज़दीक हैं। उदाहरण के लिए, जब हम यह जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति सामाजिक है, तब हम यह मान लेते हैं कि वह व्यक्ति न केवल सहयोग, मित्रता और सहायता करने वाला होगा, बल्कि सामाजिक घटक से युक्त व्यवहार प्रदर्शित करने में भी प्रवृत्त होगा। प्रश्न नंबर 5, फ्रॉयड ने व्यक्तित्व की संरचना की व्याख्या कैसे की है? उत्तर, फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व 3 हैं। ईदम या ईड, आहा, ईगो, प्राह। यह तत्व चेतना में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होते हैं और इनके बारे में लोग द्वारा किए गए व्यवहार के तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है। नंबर 1, ईड, यह व्यक्ति की मूल प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत होता है। इसका संबंध व्यक्ति की आदिम आवश्यकताओं, काम इच्छाओं और आक्रामक आवेगों की तात्कालिक पुष्टि से होता है। यह सुखपसा सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका यह अभिग्रह होता है सुख की तलाश करते हैं और कष्ट का परिहार करते हैं। फ्रॉयड के अनुसार मनुष्य की अधिकांश मूल प्राकृतिक ऊर्जा कामयुक्त होता है और शेष ऊर्जा आक्रामक होती है। ईड को नैतिक मूल्यों, समाज और दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं होती है। नंबर 2, इसका विकास ईड से होता है और यह व्यक्ति की मूल प्राकृतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि वास्तविकता के धरातल पर करता है। व्यक्तित्व की यह संरचना वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होती है और प्राय ईड को व्यवहार करने के उपयुक्त तरीकों की तरफ
निर्दिष्ट करता है। नंबर 3, पराहम। पराहम को समझने का और इसकी विशेषताओं बताने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसको मानसिक प्रकारों की नैतिक शाखाओं के रूप में जाना जाए। पराहड़ ईड और यह अह को बताता है कि किसी विशिष्ट आवश्यक पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है अथवा नहीं। समाजीकरण की प्रक्रिया में पैतृक प्राधिकार के आंतरिकीकरण द्वारा पराहम ईड को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई बालक आइसक्रीम देखकर उसे खाना चाहता है तो वह उसके लिए अपनी माँ से पूछता है। उसका पराहम संकेत देता है कि उसका यह व्यवहार नैतिक दृष्टि से सही है। इस तरह के व्यवहार के माध्यम से आइसक्रीम को प्राप्त करने पर बालक में कोई अपराध बोध, भय अथवा दुश्चिंता नहीं होती दुश्चिंता नहीं होगी। इस प्रकार व्यक्ति के प्रकारों के रूप में फ्रॉइड का विचार था कि मनुष्य का अचेतन 3 प्रतिस्पर्धा शक्तियों अथवा ऊर्जाओं से निर्मित हुआ है। कुछ लोगों ने ईड पराहम से अधिक प्रबल होता है तो कुछ अन्य लोगों में पराहम ईड से अधिक प्रबल होता है। ईड अह और पराहम की सापेक्ष शक्ति प्रत्येक व्यक्ति की स्थिरता का निर्धारण करती है। फायर्ड ईड को 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति शक्तियों से ऊर्जा प्राप्त होती है जिन्हें जीवन प्रवृत्ति एवं मुर्मूर्षा या मृत्यु प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मृत्यु प्रवृत्ति के स्थान पर जीवन प्रवृत्ति को केंद्र में रखते हुए अधिक महत्व दिया है। मूल प्रवृत्ति जीवन शक्ति जो ईड को ऊर्जा प्रदान करती है काम शक्ति या लिविडो कहलाती है। लिविडो सुखेप्सा सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है और तात्कालिक संतुष्टि चाहता है। प्रश्न नंबर 6, हानि की अवसाद की व्याख्या अल्फ्रेड एडलर की व्याख्या से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, एडलर के सिद्धांत को व्यष्टि या व्यक्तित्व मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। उनका आधारभूत अभिग्रह यह है कि व्यक्ति का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। हम में से प्रत्येक में चयन करने एवं सर्जन करने की क्षमता होती है। हमारे व्यक्तित्व लक्ष्य की हमारी अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं। जो लक्ष्य हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारी और पर्याप्तता की भावना पर विजय प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं, वह हमारे व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एडल के विचार से प्रत्येक व्यक्ति अपर्याप्तता और अपराध की भावनाओं से ग्रसित होता है। इसे हम हीनता मनोग्रंथि के नाम से जानते हैं जो बाल्यावस्था में उत्पन्न होती है। इस मनोप्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करना इष्टतम व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। वही केरेन हार्नी जो कि फ्रॉइड की एक अन्य अनुयायी थी जिन्होंने फ्रॉइड के आधारभूत सिद्धांतों से भिन्न एक सिद्धांत विकसित किया। उन्होंने मानव समृद्धि और आत्म सिद्धांत पर बल देते हुए मानव जीवन के एक आशावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि मनोवैज्ञानिक विकास बाल्यावस्था की अवधि में विक्षुब्ध अंत व्यक्तित्व संबंधों के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि माता पिता अपने बच्चों के प्रति व्यवहार उदासीन, हतोत्साहित करने वाला और अनियमित होता है तो बच्चा असुरक्षित महसूस करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसी भावना जिसे मूल दुश्चिंता कहते हैं उत्पन्न होती है। इस दुनिश्चितता के कारण माता पिता के प्रति बच्चों में एक गहन अमर्ष और मूल आक्रामकता घटित होती है। अत्यधिक प्रभुत्व अथवा उदासीनता का प्रदर्शन कर एवं अत्यधिक अथवा अत्यंत कम अनुमोदन प्रदान कर माता पिता बच्चों में एकाकीपन और सहायता की भावनाएं उत्पन्न करते हैं जो उनके स्वास्थ्य विकास में बाधक होती है। प्रश्न नंबर 7, व्यक्तित्व के मानवतावादी उपागम की प्रमुख प्रतिज्ञप्ति क्या है? आत्मसिद्धि से मैस्लो का क्या तात्पर्य था? उत्तर, मानवतावादी सिद्धांत मुख्यतः फ्रॉइड के सिद्धांत के प्रत्युत्तर में विकास हुई।
विकसित हुई। व्यक्तित्व के संदर्भ में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में के विकास में कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने विशेष रूप से योगदान किया है। रोजर्स द्वारा प्रस्तावित सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार एक पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का है। उनका विश्वास है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए संतुष्ट अभिप्रेरक शक्ति है। लोग अपनी क्षमताओं, संभाव्यताओं और प्रतिभाओं को संभव सर्वोत्कृष्ट तरीके से अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। व्यक्तियों में एक सहज प्रवृत्ति होती है जो उन्हें अपने वंशागत प्रकृति की सिद्धि या प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट करती हैं। मानव व्यवहार के बारे में रोजर्स ने दो आधारभूत अभिग्रह निर्मित किए हैं। यह कि व्यवहार लक्ष्यों, मुख्य और सार्थक होता है, और दूसरा यह कि लोग जो सहज रूप से अच्छे होते हैं सदैव अनुकूली तथा आत्मसिद्धि वाले व्यवहार का चयन करेंगे। रोजर्स का सिद्धांत उनके निदानशाला में रोगियों को सुनते हुए प्राप्त अनुभवों से विकसित हुआ है। उन्होंने यह ध्यान दिया कि उनके सेवार्थियों के अनुभवों में आत्म एवं महत्वपूर्ण तत्व था। इस प्रकार उनका सिद्धांत आत्म के संप्रत्यन के चतुर्दिक संरक्षित है। उनके सिद्धांत का अभिग्रह है कि लोग सतत अपने वास्तविक आत्म की सिद्धि या प्राप्ति की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। रोजर्स ने सुझाव दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास आदर्श या आत्म का एक संप्रत्यय होता है। एक आदर्श आत्म वह होता है जो कि एक व्यक्ति बनना अथवा होना चाहता है। जब वास्तविक आत्म और आदर्श के बीच समरूपता होती है तो व्यक्ति सामान्यतः प्रसन्न रहता है, किंतु दोनों प्रकार के आत्म के बीच विसंगति के कारण प्राय अप्रसन्नता और असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। रोजर्स का एक आधारभूत सिद्धांत है कि लोगों में आत्म सिद्धि के माध्यम से आत्म संप्रत्यय को अधिकतम सीमा तक विकसित करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रक्रिया में आत्म विकसित, विस्तारित और अधिक सामाजिक हो जाता है। रोजर्स व्यक्तित्व विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इसमें अपने आप का मूल्यांकन करने का अधिगम और आत्मसिद्धि की प्रक्रिया में प्रवृत्ता सन्निहित होती है। आत्म संप्रत्यय के विकास में सामाजिक प्रभावों की भूमिका को उन्होंने स्वीकार किया है। जब सामाजिक दशाएं अनुकूल होती हैं तब आत्मसंप्रत्यय का आत्मसम्मान उच्च होता है। इसके विपरीत जब सामाजिक दशाएं प्रतिकूल होती हैं तब आत्मसंप्रत्यय और आत्मसम्मान निम्न होता है। उच्च आत्मसंप्रत्यय और आत्मसम्मान रखने वाले लोग सामान्यतः नम्य एवं नए अनुभवों के प्रति मुक्त भाव से ग्रहणशील होते हैं ताकि वे अपने सतत विकास और आत्मसिद्धि में लगे रह सकें। मैस्लो ने आत्मसिद्धि की लब्धि या प्राप्ति के रूप में मनोवैज्ञानिक रूप से ग्रस्त लोगों की एक विस्तृत व्याख्या दी है। आत्मसिद्धि वह आस्था होती है जिसमें लोग अपनी संपूर्ण स्वभाव व्यवस्थाओं को विकसित कर चुके होते हैं। मैस्लो ने मनुष्यों का एक आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया है जिसके अंतर्गत मानव में प्रेम, हर्ष और सृजनात्मक कार्यों को करने की आत्मसिद्धि को प्राप्त करने में स्वतंत्र माने गए हैं। अभिप्रेरणाओं जो हमारे जीवन को नियमित करती हैं के विशेषण के द्वारा आत्मसिद्धि को असंभव बनाया जा सकता है। हम जानते हैं कि जैविक सुरक्षा और आत्मीयता की आवश्यकताएं उत्तरजीविता आवश्यकताएं पशुओं और मनुष्यों दोनों में पाई जाती हैं। अतएव किसी व्यक्ति का मात्र इन आवश्यकताओं को संतुष्ट में संलग्न होना उसे पशुओं के स्तर पर ले आता है। मानव जीवन की वास्तविक यात्रा आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि जैसी आवश्यकताओं के अनुसरण से आरंभ होती है।
मानवतावादी उपागम जीवन के सकारात्मक पक्षों के महत्व पर बल देता है। प्रश्न नंबर 8, व्यक्तित्व मूल्यांकन में प्रयुक्त की जाने वाली प्रमुख प्रेक्षण विधियों का विवेचन करें। इन विधियों के उपयोग से हमें किस प्रकार की संभव समस्याओं का सामना करना पड़ता है अथवा व्यवहार परण प्रेक्षण से आपका क्या तात्पर्य है? प्रेक्षण और साक्षात्कार विधियों में पाई जाने वाली सीमाओं को भी लिखिए। उत्तर, लोगों को जानने समझने और उनका वर्णन करने का कार्य ऐसा है जिससे दिन दिनी जीवन में प्रत्यय व्यक्ति संबंध होता है। हम अपने व्यक्तित्व जीवन में अपने पूर्व अनुभवी परीक्षणों वाल लार्पों और दूसरे लोगों से प्राप्त सूचनाओं पर विश्वास करते हैं। इस उपागम के आधार पर दूसरों को समझना अनेक कारकों से प्रभावित हो सकता है जो हमारे निर्णयों का अतिरंजित कर वस्तुनिष्ठ को कम कर सकते हैं। इसलिए व्यक्तित्व का विश्लेषण करने के लिए हमें अपने प्रयासों को अधिक औपचारिक रूप से संगठित करने की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए स्वदेश औपचारिक प्रयास को व्यक्तित्व मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिनका उपयोग कुछ विशेषताओं के आधार पर लोग के मूल्यांकन या उनके मध्य विभेद के लिए किया जाता है। मूल्यांकन का लक्ष्य लोगों के व्यवहारों को न्यूनतम त्रुटि और अधिकतम परिशुद्धता के साथ समझना और उनकी भविष्यवाणी करना होता है। मूल्यांकन में किसी स्थिति विशेष में व्यक्ति सामान्यतः कैसा व्यवहार करता है और कैसे करता है, हम यह समझने का प्रयास करते हैं। हमारी समझ को उन्नत करने के अतिरिक्त मूल्यांकन निदान, प्रशिक्षण, संस्थान, परामर्श और अन्य उद्देश्यों के लिए भी बहुत उपयोगी है। मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीकों से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकों के अंतर्गत मनोमितिक परीक्षणों, आत्म प्रतिवेदन, माप प्रक्षेपी तकनीक और व्यवहार परक विश्लेषण आते हैं। इन तरीकों के मूल्य विभिन्न सिद्धांतिक उन्मुखता में है, इसलिए यह तकनीक व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालती है। प्रश्न नंबर 9, संचित व्यक्तित्व परीक्षणों से क्या तात्पर्य है? व्यापक रूप से उपयोग किए गए दो संरचित व्यक्तित्व परीक्षण कौन से हैं? उत्तर, प्रक्षेपी तकनीकों का विकास अचेतन अभिप्रेरणाओं और अभावों का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है। यह तकनीक अभिग्रह पर आधारित है कि कम संचित को अथवा असंचित उद्दीपक अथवा व्यक्तियों को उस स्थिति पर अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। विशेषज्ञों द्वारा उन उन प्रेक्षणों की व्याख्या की जाती है। विभिन्न प्रकार की प्रक्षेपी तकनीकों विकसित की गई हैं जिनमें व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की उद्दीपक सामग्रियों और स्थितियों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ तकनीकों में उद्दीपकों के साथ प्रयोज्य को अपने साथियों को बताने की आवश्यकता है। चित्रों को देखकर कहानी लिखनी होती है। कुछ में आरेखों द्वारा अभिव्यक्ति अपेक्षित होता है और कुछ में उद्दीपकों के एक बहुत समुच्चय में से उद्दीपकों का वर्ण करने के लिए कहा जाता है। व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले दो संचित व्यक्तित्व परीक्षण हैं। नंबर 1, रोसार मलिक मलिक्स मसीलक परीक्षण। नंबर 2, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। प्रश्न नंबर 10, व्याख्या कीजिए कि प्रक्षेपी तकनीक किस प्रकार व्यक्तित्व का मूल्यांकन करती है। कौन से व्यक्तित्व के प्रक्षेपी परीक्षण मनोवैज्ञानिक द्वारा व्यापक रूप से उपयोग में लाए गए हैं? उत्तर, व्यक्तित्व मूल्यांकन के
जिन तरीकों का वर्णन सामान्य रूप से होता है वह सब प्रत्यक्ष तकनीकें हैं, जिनमें व्यक्ति से सीधे उसके बारे में सूचनाएं प्राप्त करके उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से जानता है कि उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस स्थितियों में लोग प्राय आत्मचेतन का अनुभव करते हैं और अपनी निजी या अंतरंग भावनाओं, विचारों और अभिप्रेरणाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाते हैं। वे जब भी ऐसा करते हैं तो प्राय सामाजिक दृष्टि से वांछनीय तरीके के व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। प्रक्षेपी तकनीकों का विकास अचेतन अभिप्रेरणाओं और भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है। यह तकनीकें विग्रह पर आधारित है कि कम संचित अथवा असंचित उद्दीपन अथवा स्थिति व्यक्तियों को उस स्थिति पर अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को प्रक्षेपण करने का अवसर प्रदान करता है। विशेषज्ञों द्वारा उन परीक्षणों की व्याख्या की जाती है। विभिन्न प्रकार की प्रक्षेपी तकनीकें विकसित की गई हैं, जिनमें व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के उद्दीपक, सामग्रियों और स्थितियों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ तकनीकों उद्दीपक के साथ प्रयोज्य को अपने साहचर्य को बताने की आवश्यकता होती है। मसिल मसीलक्षम मस मसीलक्षम परीक्षण को मनोवैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किया गया है। रोस्र परीक्षण में इनका इस्तेमाल हुआ है, जो व्यापक रूप से प्रसिद्ध है। यह परीक्षण हर्मन रोसा द्वारा विकसित किया गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।